everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about Judiciary Mains Answer Writing. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप में डेली मेंस आंसर राइटिंग हो रही है, आप लोग उसे अपनी नोटबुक में लिखते होंगे. आई एम 100% श्योर बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की उतना आप परफेक्ट बनेंगे और मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे. बिकॉज प्री क्लियर कर लेने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है. आप कितनी बार प्री क्लियर कर लीजिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है. फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करने पड़ेंगे और तीनों क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप तैयारी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे. ओके, तो डेली आप एक आंसर राइटिंग जरूर करिए. ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप एक दिन में 365 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते हैं. और लास्ट टाइम में क्या होता है कि प्री हो गया, क्लियर हो गया, अब मेंस में क्या हो गया, प्रेशर हो गया. ठीक है, तो प्रेशर लेने से अच्छा आप डेली फ्री टाइम बैठे. एक आंसर लिखने में कितना टाइम जाता होगा? ज़्यादा ज़्यादा सपोज आप 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा तो ऐसे ही व्हाट्सएप चैटिंग में निकल जाता है. ओके, तो आप 1 घंटा भी डेली अगर एक आंसर लिखने में दे देते हैं ना, तो सोचिए आपके 365 दिन में 365 क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेंगे. ओके, तो आप डेली ये चीज़ करिए. आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा. तो आज का जो क्वेश्चन है रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा, आप लोग खुद भी जो भी जुडिशियल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी 1908 के सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 में कवर किया गया है. और ना सिर्फ मैं रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, इवन आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दीजिए, बिकॉज ये मेजर लॉ का पार्ट है एंड ये प्री, मेंस एंड इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो इसीलिए आप इसके एक एक पॉइंट को अपने माइंड में रखिए. आज मैं सिर्फ डिफरेंस लेके आई हूँ, ठीक है. नेक्स्ट डे जब मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी कि रेस जुडिकाटा एंड रेस सब्जुडाइस होता क्या है, तब मैं वहां आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, आइए इसका आंसर देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा. In the case of res subjudice, there must be two suits, one of which should be previously instituted. Means आपका जो res subjudice है, ये आपका CPC का सेक्शन 10 कवर करता है. प्री एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर क्वेश्चन दे दिया res subjudice किस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है CPC में, तो वहाँ आप सेक्शन 10 दे देंगे. ठीक है, अगर पूछ लिया सेक्शन 10 किस डॉक्ट्रिन की बात करता है, तो वहां आप लिख देंगे रेस सब्जुडाइस. ओके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में. अब रेस सब्जुडाइस होता क्या है? तो रेस सब्जुडाइस में सबसे पहले तो 2 केस होने चाहिए. ठीक है, एक केस जो होना चाहिए किसी कंपिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए. ठीक है, आपका पहले इंस्टीट्यूट किया गया था, देन उसके बाद वो पेंडिंग है, और दूसरा केस उसी सब्जेक्ट मैटर पे उसी पार्टी के बीच किसी दूसरी कंपिटेंट कोर्ट में जाके फाइल कर दिया जाता है. ठीक है, तो जब दूसरी कोर्ट में जैसे ही फाइल होगा तो वहाँ आपका रेस सब्जुडाइस का जो रूल होगा वो लगेगा. ठीक है, आपका एक केस पहले पेंडिंग है, आप उसी सब्जेक्ट मैटर पे लेके उन्हीं पार्टी के बीच में दूसरे कोर्ट में जाके केस फाइल कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये आपका रेस सब्जुडाइस है आपका. ओके, इन रेस जुडिकाटा द मोटिव इज दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशंस. जो आपका रेस जुडिकाटा का जो रूल है उसका जो मोटिव होता है, एम होता है, ठीक है, वो लिटिगेशन का एंड करना होता है. Thus there is a bar on trial that has already been adjudicated. In simpler terms, a matter that has previously been decided is not put to trial again. This saves the precious time of our already overburdened the रिसोर्सेज लेस कोर्ट्स. मीन्स आपका जो रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो आपके कोर्ट के टाइम को सेव करने के लिए है. आपका जो एक केस है, रेस जुडिकाटा होता क्या है? रेस जुडिकाटा में आपका जो केस है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है कोर्ट के द्वारा. तो आपका जो रेस जुडिकाटा का जो रूल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि कोई एक केस है जो आपका फाइनली डिसाइड हो चुका है किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा. ठीक है, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट ने एक केस को डिसाइड कर दिया है फाइनली, तो उसी सब्जेक्ट मैटर पे उसी पार्टी के बीच, ठीक है, उसी मैटर को लेके किसी दूसरी कोर्ट में केस फाइल करने नहीं जाया जाएगा. ठीक है, तो अगर आपका मैं रेस जुडिकाटा की बात करूं तो ये 3 मैक्सिम पर बेस्ड है.
और वो मैक्सिम क्या है आपकी, इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सेट फिनिश लिटियम। इसका अर्थ होता है यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। सेकेंड है नेमो डेबिट विक्स वैक्सेरिया प्रो ऊना एट एडम कॉजम। इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग ना किया जाना। एंड थर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेल अक्यूपिटर। इसका अर्थ होता है एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना। तो ये जो रेस जुडिकाटा का जो रूल होता है इसी मैक्सिम पर बेस्ड होता है, और एग्जाम में ये मैक्सिम भी आपके प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको मैक्सिम भी बता दिया है, ठीक है। और अगर मैं रेस जुडिकाटा की बात करूँ तो रेस जुडिकाटा आपके सीआरपीसी में भी है। सीआरपीसी सेक्शन 300 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 आपका कवर करता है रेस जुडिकाटा को, और आपका सीपीसी कवर करता है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा को। ओके, तो ये आपका रेस जुडिकाटा हो गया। आइए देखते हैं हम रेस सब जुडाइस। और हाँ, आप एग्जाम में प्लीज़ इस फॉर्मेट में आंसर बिल्कुल भी मत लिखिएगा, ये फॉर्मेट पूरी तरह से गलत है। मीन्स आपका कंटेंट तो सही है, लेकिन अगर मैं एग्जाम फॉर्मेट की बात करूं तो आप जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है आप उसको 2 कॉलम में डिवाइड करने के बाद ही लिखिएगा। मीन्स आप 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए रेस सब जुडाइस एंड दूसरी तरफ लिखिए रेस जुडिकाटा, तब उसका आंसर आप लिखिए। ओके, मेरे टीचर ने बताया था कि अगर आप मेंस एग्जाम में इस फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको जो मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में मत लिखिएगा, कभी भी जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इस फॉर्मेट में नहीं लिखने चाहिए। ओके, सेकेंड आपका है द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस इज कंटेन इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी विच प्रोवाइड्स व्हेन एंड हाउ इट कैन बी अप्लाई। मीन्स आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो उसका सेक्शन 10 आपका रेस सब जुडाइस की बात करता है, उसके डॉक्ट्रिन की बात करता है कि वो उसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात करता है। ओवरऑल जो आपका सेक्शन 10 है वो आपका रेस सब जुडाइस की बात करता है। आप उसको आज जरूर पढ़ लीजिएगा सेक्शन 10, ठीक है। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज कंटेन इन सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इंक्लूडिंग 8 एक्सप्लेनेशन दैट प्रोवाइड व्हेन एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड। और रेस जुडिकाटा जो है आपका सीपीसी सेक्शन 11 में कवर किया गया है, जो कि आपका ये बताता है कि रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, और आपका इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। ओके, और इसकी 8 एक्सप्लेनेशन, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर वो एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। और स्पेशली आप एक्सप्लेनेशन 4 क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है। अब अगर यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्टिव रेस जुडिकाटा ये होता है, उसका यहाँ मैं अर्थ बता देती हूँ, आप लोग जाके आज सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिव रेस जुडिकाटा ये होता है कि आपको अगर कोई ग्राउंड है जिसे अपने बचाव में यूज़ करना चाहिए, ठीक है, या फिर उसे एराइज करना चाहिए कोर्ट में, और आप उसे नहीं करते हैं तो आप उसे बाद में भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, आपका वो बार हो जाएगा वो राइट। ओके, आप उसको बाद में नहीं उठा सकते क्योंकि जब आपके पास अधिकार था उठाने का तब आपने उठाया नहीं, ठीक है, अब बाद में उसको ले आ रहे हैं, उसी मैटर पे आप दूसरा केस फाइल कर रहे हैं तो आपको रोक दिया जाएगा, वहाँ आपका रेस जुडिकाटा आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका रेस सब जुडाइस प्रोहिबिट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ 2 पैरेलल सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज। दिस मीन्स दैट इफ 2 competent court try the same suit on the same issue, the subsequent court can put a stay on the trial to prevent the multiplicity of proceedings and time of the court। मीन्स आपका जो रेस सब जुडाइस का जो रूल है मैंने आपको बताया था कि 2 सूट्स होने चाहिए, ठीक है, एक पेंडिंग होना चाहिए और दूसरा भी इंस्टीट्यूट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, दूसरा भी इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट जो होती है उस पर ट्राई कर रही है, उसका विचारण कर रही है उस केस का, तो जो दूसरी कोर्ट है, ठीक है, जहाँ वो पेंडिंग है या फिर वहाँ फाइल किया गया है, तो वो क्या करेगी, रोक देगी, उसका जो विचारण है, ट्राई है, वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पार्टी से मैं सब्जेक्ट मैटर से मैं एक ही चीज़ में क्यों समय बर्बाद करना, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, रोक देगी, दूसरा वाला सूट आपका रोक देगी, ठीक है, उसको आपका ट्राई नहीं करेगी। सेकेंड है आपका रेस जुडिकाटा है। ऑन द अदर हैंड रेस जुडिकाटा प्रोहिबिट द सेकेंड ट्रायल ऑफ द सेम डिस्प्यूट बिटवीन द सेम पार्टीज।
और आपका जो रेस जुडिकाटा है ये आपका सेकेंड ट्रायल ही पूरी तरह से बार कर देती है कि आप इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ कि आप अगर उसी सब्जेक्ट मैटर पे उसी पार्टी के बीच, ठीक है, फाइनल डिसाइड होने के बाद आपका जो केस है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है और अगेन आप उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके और उसी पार्टी जो भी डिस्प्यूट है आपको अगेन आप उसी कोर्ट में जाते हैं, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाते हैं उसी बात को लेके, उसी डिस्प्यूट को लेके, तो कोर्ट क्या होगी, बार कर देगी, नहीं अब नहीं ट्राई होगा। ओके, आपका फोर्थ ये है आपका डिफरेंस। In the case of res sub judice, the previously instituted suit must be pending in the same court or any competent court having jurisdiction। और आपका res sub judice के रूल के लिए मीन्स अप्लाई तभी होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए। ओके, पेंडिंग होगा तभी आपका res sub judice का रूल लागू होगा। और पेंडिंग कहाँ होना चाहिए, या तो आपका किसी भी पैरेलल कोर्ट में होना चाहिए या फिर आपका किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, आपका प्री एग्जाम में बोल देगा किसी विदेशी कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो क्या वहाँ आपका रेस सब जुडिस का रूल लागू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विदेशी कोर्ट में आपका केस पेंडिंग होने से उससे कोई मैटर, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। वो आपका कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्राई करने के लिए। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में या फिर सेम कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है तभी आपका रेस सब जुडिस का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपका रेस सब जुडिस का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, एंड आइए देखते हैं रेस जुडिकाटा। In the case of res judicata, the previously instituted suit must be decided by the competent court in which the issue has been raised subsequently। Means res judicata का जो रूल होता है वो होता है कि आपका जो केस है वो फाइनली डिसाइड हो चुका है, ठीक है, और उसी इशू को लेके आप दूसरे यानी सब्सिक्वेंटली किसी भी केस में आप उसको उठाते हैं तो आपका वहाँ जो रूल है वो आपका रेस जुडिकाटा का लागू होगा। आप दोनों में ये छोटा सा अंतर अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप एकदम छोटा सा माइनर सा अंतर याद रखिए कि रेस सब जुडिस के नियम को लागू होने के लिए सबसे ज़रूरी कि दोनों सूट में से एक का पेंडिंग होना ज़रूरी है, और आपका रेस जुडिकाटा के रूल को लागू होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में से एक सूट का आपका डिसाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसाइड भी किसके द्वारा, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आपका डिसाइड होना चाहिए केस। ओके, पांचवा है आपका रेस सब जुडिस। इन द केस ऑफ रेस सब जुडिस इट अप्लाई टू ओनली सूट इंक्लूडिंग अपील्स। आपका जो रेस सब जुडिस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो रेस सब जुडिस है वो सूट्स में लागू होता है और इंक्लूडिंग अपील्स में। अगर मैं रेस सब जुडिस की बात करूं तो ये आपका सिविल मैटर में ही लागू होता है। ओके, और ये सिर्फ आपके सूट और अपील में ही लागू होता है। और अगर मैं बात करूं रेस जुडिकाटा की, इन द केस ऑफ रेस जुडिकाटा इट अप्लाइज टू सूट एंड एप्लीकेशंस। और आपका जो रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो आपका अप्लाई होता है सूट एंड एप्लीकेशन पे भी लागू होता है। अगर मैं बात करूँ आपका रेस जुडिकाटा की, तो रेस जुडिकाटा आपका हैबेस कॉर्पस रिट में लागू नहीं होता है। ओके, जो आपका हैबेस कॉर्पस रिट होती है इसमें केस था आपका दरियाव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का ये केस था। तो इसमें आपका ये हेल्ड किया गया था कि आपका जो रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो आपका हैबेस कॉर्पस रिट पे लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि अगर हैबेस कॉर्पस रिट पे आपका रेस जुडिकाटा का रूल लागू कर दिया जाएगा तो अगर किसी को मतलब बिना विधिक तरीके से बंदी बनाया गया है तो बेचारे को बेल ही नहीं मिल पाएगी, बेचारा कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे मैटर में आपका रेस जुडिकाटा का जो रूल है वो लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। और आपका रेस जुडिकाटा से, हाँ, आपका रेस जुडिकाटा आपका मैंने बताया था कि आपका सिविल के साथ साथ क्रिमिनल में भी लागू होता है। अगर मैं क्रिमिनल की बात करूँ तो ये तो CPC में आपका सेक्शन 11 में है, ठीक है। और अगर मैं क्रिमिनल की बात करूँ तो सेक्शन 300 आपका रेस जुडिकाटा की बात करता है। आप CRPC सेक्शन 300 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40 जरूर आज पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके साथ आइए देखते हैं लास्ट पॉइंट है इसका। रेस सब जुडिस प्रोहिबिटेड प्रोसीडिंग्स ऑफ टू पैरेलल सूट्स बिटवीन सेम पार्टीज। तो जो रेस सब जुडिस का जो रूल होता है वो प्रोसीडिंग्स को बार करता है, ठीक है। वो प्रोसीडिंग नहीं करता है उस केस में
ठीक है, वो प्रोहिबिट करता है प्रोसीडिंग्स को, कार्यवाही को वो बार करता है। रेस सब्जुडाइस का जो रूल है वो आपका सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए बार नहीं करता कि नहीं आप सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आपका पेंडिंग है, आप दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, ये आपको रेस सब्जुडाइस कभी नहीं रोकता है, ठीक है, आप दूसरा सूट फाइल करिए, लेकिन प्रोसीडिंग्स आपकी बार कर देगा वो, ओके, प्रोहिबिट कर देगा। और रेस जुडिकाटा क्या है, प्रोहिबिट सेकेंड ट्रायल ऑफ द सेम डिस्प्यूट बिटवीन सेम पार्टीज। और आपका जो रेस जुडिकाटा का है वो आपका फाइनली आपका जो केस डिसाइड हो चुका है वो आपका ट्रायल भी बार कर देगा एंड आपका इंस्टीट्यूशन भी बार कर देगा कि आप उसी सब्जेक्ट मैटर पे दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ओके, टोटली बार। तो ये आपका रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा का जो आपका डिफरेंस था वो यहाँ आज मैंने कवर किया है। और देखिए मेंस आंसर राइटिंग से ना सिर्फ आपको बेनिफिट मिलता है, इवन मुझे भी बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेरी जो हैबिट है वो डेली मेंस आंसर राइटिंग करने की है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।